नमस्कार। हमारी आज की कहानी है पाप का घड़ा। आज पूरे 6 साल बाद रिया विदेश से डॉक्टर की पढ़ाई करके बिना बताए अपने दादा दादी को सरप्राइज देने के लिए आ रही थी। वह फ्लाइट में बैठी अपने उन दिनों को याद करने लगती है जब वह 8 साल की थी। तो उसके पापा ने किसी और के प्यार में पड़कर दूसरी औरत से शादी करनी थी और अपने दोनों बच्चों को छोड़कर चले गए थे। एक बार यह भी नहीं सोचा कि उनके दो मासूम से बच्चों का क्या होगा। पापा के जाने के बाद माँ अकेली अकेली सी रहने लगी। अंदर ही अंदर शायद उन्हें यह दुख खाया जाता। वह बीमार रहने लगी और एक दिन वह भी हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अब हम दोनों अनाथ हो गए थे। तब दादा दादी हमें अपने साथ शहर ले आए थे और हमें माँ बाप का साया दिया था। दादा दादी हम दोनों भाई बहनों को अपनी पलकों पर बिठाकर रखते थे। उन्होंने कभी भी हमें माँ बाप का एहसास ना होने दिया। रिया हमेशा अपनी दादी के साथ उनके हाथ से खाना खाया करती थी और दादू उसे अपने कंधों पर बैठाकर स्कूल लेकर जाया करते थे। रिया अपनी आर्थिक स्थिति जानती थी, इसलिए वह स्कूल की पढ़ाई के बाद और नहीं पढ़ना चाहती थी। लेकिन उसकी दादी दादू चाहते थे कि वह डॉक्टर बने। अपने दादी दादू का सपना पूरा करने के लिए वह विदेशी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए गई थी। विदेश जाते वक्त दादू ने उसे बोला था कि रिया बेटी, तुम चिंता मत करना, अपना ध्यान अच्छे से रखना। तुम्हारी दादी तो बेवजह परेशान होती रहती हैं। अब तुम छोटी बच्ची थोड़ी ना हो। अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना। देखना, पहले पेशेंट मैं ही बनूंगा तुम्हारा। रिया दादू की ऐसी बातें सुनकर हंस पड़ती थी। रिया की एक दोस्त भी थी जो कि उसी के शहर से थी। दोनों पक्की दोस्त थी। रिया विदेश में थी और इधर उसके भाई रेयांश की शादी हो चुकी थी। रिया को बहुत दुख हुआ कि पढ़ाई की वजह से वह अपने भाई की शादी में शामिल न हो सकी। रिया रोज वीडियो कॉल पर अपने दादा दादी से बात करती। रेयांश की पत्नी निधि का स्वभाव शादी के कुछ दिन बाद तक तो ठीक रहा, परंतु कुछ दिन बाद वह चिड़चिड़ापन सा करने लगी। शांति देवी और रघुवीर जी को लेकर दादी दादू से बुढ़े बुढ़िया पर उतर गई। रियांश हमेशा अपनी निधि का ही साथ देता। रघुवीर जी का शरीर अब उनका साथ नहीं देता था, इसलिए उन्होंने अब दुकान पर जाना छोड़ दिया था। अब वह सारा दिन घर में अपनी पत्नी शांति देवी के साथ रहते और इधर निधि बहू नुक्ताचीनी की वजह से रघुवीर जी की तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। दोनों दंपति सारा दिन घर में काम करते, फिर भी दो वक्त की रोटी ढंग की ना मिलती। एक दिन रघुवीर जी के हाथ पैरों में काफी दर्द हो रहा था। उनसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। तब शांति देवी अपने पोते रेयांश से बोली कि बेटा, तेरे दादू की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर को दिखा दे। उनसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा, वह ज्वर से पीड़ित है। तब रेयांश बड़ी बेशर्मी से बोला, ना तो मेरे पास समय है और ना ही आप दोनों पर फालतू खर्च करने के लिए पैसे। खुद जाकर दादू को दिखा दो। अब शांति देवी खुद डॉक्टर के पास अपने पति रघुवीर जी को लेकर गई। रियांश ने उन्हें पैसे भी नहीं दिए थे, इसलिए उनके पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे उन्हें लेकर वह एक सरकारी अस्पताल में पहुंची। वहां उनकी जान पहचान के एक डॉक्टर थे। डॉक्टर ने बताया कि इनका बीपी लो है, खाने पीने का ध्यान रखो और दवाइयाँ समय पर लो, जल्दी आराम मिल जाएगा। दवाइयाँ आपको अस्पताल से ही मिल जाएगी। शांति देवी ने अस्पताल के मेडिकल से ही दवाई ली और घर के लिए निकल गई। रास्ते में बारिश हो रही थी, तो दोनों ऑटो लेकर घर आ गए। जैसे ही दरवाजा खुला, तब बहू निधि उन पर भड़क पड़ी। कितनी बार कहा है दोनों को, थोड़ा कम खाया करो, फालतू की नौटंकी करते फिरते हैं।
अब दोनों दंपति के कपड़े बारिश के पानी से हल्के गीले हो चुके थे। दोनों कपड़े बदलकर थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे अगर आराम हो गया हो तो थोड़ा हाथ चला लो, सारा काम ऐसे ही पड़ा है। तब शांति देवी अपने पति को आराम करने के लिए कहती हैं और खुद जाकर किचन में काम करने लगती हैं। तभी बहू भी बोलती हैं, ओहो, अकेली आई हो, बुढ़ा कहाँ है? घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। तब शांति देवी कहती हैं कि बहू, तुम्हारे दादाजी की तबीयत आज ठीक नहीं है, मैं ही सारा काम खुद से कर लूंगी। अगर बहू तुम फ्री हो तो मेरा थोड़ा हाथ बटा दो। तब बहू निधि फिर से शुरू हो गई, अच्छा बुढ़िया, ज्यादा ही जुबान चलने लगी है तेरी। बस फ्री में बैठे बैठे रोटियां तोड़नी आती है तुझे? तुम दोनों का कहीं के राजा महाराजा हो जो मैं काम करूं और तुम आराम करो? चलो जाओ, अपने उस बुढ़े को बुला कर लाओ और दोनों काम पर लग जाओ चुपचाप से, वरना खाना नहीं दूंगी। बेचारे रघुवीर जी भी अब काम करने लग जाते हैं। काम करने के बाद शांति देवी बहू निधि से बोलती हैं कि बेटा, तेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनके लिए मैं थोड़ा सा दलिया बना लूं। तब बहू निधि तमक कर बोलती है, कोई जरूरत नहीं है, आज खाना नहीं बनेगा। मैं और रियांश रेस्टोरेंट जा रहे हैं, फ्रिज में चावल रखे हैं, ठूस लेना दोनों। हर वक्त भूखड़ बने फिरते हो। फिर निधि बहू अचार और फ्रिज से चावल लाकर बाहर टेबल पर रख देती हैं। शांति देवी चावल को छूकर देखती हैं तो वह काफी जमे हुए और ठंडे थे। उन्हें खा पाना तो बहुत दूर की बात थी। वह जल्दी से थोड़े से चावल लेकर अपने और रघुवीर जी के लिए खिचड़ी बनाती हैं और दोनों दंपति मिलकर खा लेते हैं। फिर वह सारा किचन अच्छे से साफ करके अपने कमरे में आ जाती हैं कि कहीं बहू को पता चल गया तो घर में हंगामा कर देगी। दोनों दंपति के इतने बुरे दिन आ गए थे कि अपने ही घर में चोरी छुपे उन्हें खाना खाना पड़ रहा था। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन रघुवीर जी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तब शांति देवी अपने पोते और बहू निधि से बोली, बेटा रियांश, तेरे दादाजी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तब दोनों बोले कि पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते, या आपने हमारे लिए कोई कुबेर का खजाना गाड़ कर नहीं रखा है जो जब जरूरत पड़े आपके ऊपर खर्च कर दे। फालतू के यह नाटक मत कीजिए, बहुत घरेलू इलाज होते हैं, एक आध कर लीजिए, ठीक हो जाएंगे। कहकर दोनों ने शांति देवी से पल्ला झाड़ लिया। पर शांति देवी अपने पोते रियांश और बहू निधि के आगे गिड़गिड़ाती रही। इस पर दोनों ने मिलकर रघुवीर जी और शांति देवी को घर से बाहर कर दिया। बोले कि अब आप हमारे किसी काम के नहीं हो, इसलिए चुपचाप से घर से चले जाओ। जब देखो भीख मांगते रहते हैं, भीख मंगे कहीं के। अब तुम खुद जानो या तुम्हारी बीमारी जाने, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। कहकर बहू निधि ने दरवाजा बंद कर दिया। रियांश भी अपनी पत्नी निधि के पीछे हो लिया। शांति देवी रोती गिड़गिड़ाती रही कि रियांश बेटा, हमारे साथ ऐसा मत करो, हमारा है ही कौन? मैं तुम्हारे बीमार दादा को लेकर कहाँ जाऊंगी? कुछ देर वह ऐसे ही रोती रही, परंतु पोते और बहू ने उनकी एक न सुनी। जब थक हार कर शांति देवी ने अपने पति रघुवीर जी को सरकारी अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाया। सरकारी अस्पताल में भी पैसे लगते ही हैं, तो उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपना सुहाग बचाने के लिए अपना मंगलसूत्र और अपने पैरों के छल्ले बेच दिए। हफ्ते भर में ही रघुवीर जी ठीक हो गए। अस्पताल से निकलकर सोचने लगे कि अब जिंदगी कैसे चलेगी। उन्होंने पास में ही बनी एक झोपड़ी में अपना बसेरा किया और सोचने लगे कि अब क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। शांति देवी पास के घरों में जाकर काम की खोज में निकल गई कि कहीं कोई काम मिल जाए तो वह अपना भरण पोषण कर पाएंगी।
कई घरों में जाने के बाद उन्हें एक घर में काम मिला। अब वह उसे घर का झाड़ू पोछा बर्तन करने लगी। शांति देवी को थोड़ा चैन आया कि चलो कोई काम तो मिला। अब 2 रोटी खाने के लिए तो पैसे तो चाहिए ही। अब दोनों दंपति काम पर जाने लगे। शांति देवी की मदद करने के लिए रघुवीर जी भी उनके साथ चले जाते। इधर रिया की फ्लाइट भारत पहुंच चुकी थी। अब वह टैक्सी लेकर अपने घर के लिए निकल गई। जैसे ही वह अपने घर के सामने उतरती है तो उसे अपने दादा दादी का स्पर्श महसूस होने लगता है। वह खुशी से चहकते हुए दरवाजे तक जाती है और रिंग बेल बजाते हुए दादा दादी को पुकारने लगती है कि तभी दरवाजा खुलता है। देखती है तो उसके भैया भाभी खड़े होते हैं। रिया को देख दोनों के होश उड़ जाते हैं। रिया दरवाजे के अंदर जाती है और दादा दादी पुकारने लगती हैं। तब वह अपने भाई रियांश से बोलती है कि भैया, मैं कितने दिन से दादा दादी की पास फोन कर रही हूँ, लेकिन वह फोन उठाते ही नहीं। उनका फोन हमेशा स्विच ऑफ आता है। तब रियांश बोलता है, अरे मेरी बहन, आने से पहले बता तो देती कम से कम। दादू दादी तो चारों धाम की यात्रा के लिए गए हुए हैं। तब रिया मुंह बनाते हुए धम से सोफे पर बैठ जाती है और बोलती है, मैं तो दादा दादी को सरप्राइज देने के लिए आई थी, लेकिन वह तो है ही नहीं। ठीक है, मैं फ्रेश हो जाती हूँ, कहकर रिया अपने कमरे में चली जाती है और नाश्ता कर लेती है। अगली सुबह वह अपने भाई भाभी से बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड शालिनी के पास जा रही हूँ, कहकर वह अपनी दोस्त शालिनी के घर जाती है और जाकर उसे सारी बात बताती है कि उसके दादा दादी चारों धाम की यात्रा के लिए गए हुए हैं। मैं उन्हें सरप्राइज देने के लिए आई थी और खुद ही सरप्राइज्ड हो गई, कहकर वह हंसने लगी। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि जितनी बार भी फोन किया मैंने तो फोन उठाया ही नहीं या फिर स्विच ऑफ ही आया, और अभी भी दादा दादी का फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। रिया को अफसोस हो रहा था कि वह अपने दादा दादी से नहीं मिल पाई। तभी रिया की दोस्त शालिनी के काम वाली से चाय नाश्ते के लिए बोलती है, लेकिन जैसे ही वह काम वाली रिया के हाथ में चाय का कप पकड़ाती है, रिया काम वाली को देखकर भौचक्की रह जाती है। चाय का कप नीचे रख गिर कर टूट जाता है। रिया एकदम से सोफे से उठ खड़ी होती है और अपनी दादी को गले से लगा लेती है। तब शांति देवी बोलती है कि रिया, तुम कब आई? एक बार बता तो देती। दादी, आप यह सब रहने दो। यह बताओ, आप यहाँ क्या कर रही हो? भैया भाभी तो कह रहे थे कि आप चारों धाम की यात्रा के लिए गए हुए हो, और दादू कहाँ हैं? कितनी बार आप लोगों को फोन किया, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ आता या फिर कोई उठाता ही नहीं। आखिर क्या बात है? आप मुझे सच सच बताइए, मेरा दिल घबरा रहा है। तभी रिया किचन में देखती है कि उसके दादा रघुवीर जी किचन में जूठे बर्तन साफ कर रहे थे। वह दौड़ कर जाती है और कस कर अपने दादा रघुवीर जी के गले लग जाती है। उसकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगती है। रघुवीर जी जैसा आदमी जो आज तक इतनी कठिनाइयों में भी रहकर कभी जिंदगी में भी ना रोया, आज अपनी पोती रिया को देख रोने लगते हैं, जैसे उन्हें जीने की आशा मिल गई हो। रिया अपने दादा दादी को लाकर सोफे पर बैठाती हैं और उनके पैरों में बैठकर पूछती हैं कि आपके साथ यह सब किसने किया? इसका जिम्मेदार कौन है, बताइए मुझे। दोनों दंपति की हालत भिखारियों से भी बदतर हो चुकी थी। फटे पुराने मेले कपड़े, शांति देवी और रघुवीर जी रोते हुए सारी बात अपनी पोती रिया को बताते हैं। सारी बात सुनकर रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसका खून खौल उठा। वह बोली कि दादी, आपके साथ इतना सब हो गया और आपने एक बार भी मेरे पास फोन नहीं किया। आप पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट तो करवा सकती थी।
भैया भाभी आपके साथ ऐसा बदसलूक करेंगे, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह घर आपका है और वह बिजनेस भी आप ही का है। वह आपके घर से धक्के मारकर कैसे निकाल सकता है? हमारा तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ आप ही का था। फिर भैया कैसे भूल गए कि अगर आप दोनों नहीं होते तो हमारा क्या होता? यह उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। आप दोनों मेरे साथ चलो, मैं भैया भाभी को नहीं छोड़ूंगी। तब शांति देवी बोली कि बेटा कोई बात नहीं, अब हमारी जिंदगी बची ही कितनी है, हम अपना समय ऐसे ही निकाल देंगे, अब लड़ने से क्या फायदा। तब रिया गुस्से में बोली कि दादी आपने मुझे डॉक्टर बनाया ही क्यों, कि आप और दादू नौकरों की तरह काम करो और भिखारी की तरह रहो। मेरे होने का फायदा ही क्या है? चलो मेरे साथ, मैं भी देखती हूँ आपके साथ कौन गलत करता है। जब रिया अपने दादा दादी को लेकर घर के अंदर जाने लगती है, तब निधि गुस्से में भड़कते हुए बोलती है, अरे ननंद रानी किन भिखारियों को ले आई? मैं कोई भिक्षा नहीं देने वाली, निकालो इन्हें यहाँ से। तभी रिया एक चांटा अपनी भाभी निधि के गाल पर जड़ देती है और बोलती हैं, गौर से देखो भाभी कि कौन भिखारी है और कौन रानी है। आपकी वजह से उनकी यह हालत हो गई कि आप ही इन्हें नहीं पहचान पा रही। यह सुन निधि की आंखें शर्म से झुक जाती है। तब रिया गुस्से में बोलती है, मेरे दादा दादी की हालत यह कर दी आप लोगों ने। वह अपने भाई रियांश का कॉलर पकड़कर बोलती है कि भाई भाभी का तो समझ आता है, लेकिन आप यह कैसे भूल गए कि जब हमारे सर से माँ बाप का साया उठ गया था, तब दादा दादी नहीं अपने हाथ हमारे सर पर रखा था, हमें संभाला था, और आपने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। उनका घर, उनका बिजनेस सब छीनकर आपने उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। शर्म आती है मुझे आपको अपना भाई कहते हुए। जिसने आपको सहारा दिया उसी को आपने बेसहारा कर दिया, जिसने आपको घर दिया उसी को आपने बेघर कर दिया, जिसने आपको रोटी दी उसी के हाथ से आपने रोटी छीन ली। कहते कहते रिया की आंखें गुस्से से लाल हो गई। अपनी बहन की रिया की बात सुन रियांश की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। उसे अपने ऊपर आत्मग्लानि महसूस होती है। तब रियांश अपने दादा दादी के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। तभी डोरबेल बजती है। देखते हैं तो दरवाजे पर दो पुलिस ऑफिसर होते हैं। रिया आने से पहले पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट कर आई थी उसके दादा दादी पर मानसिक उत्पीड़न और घरेलू अत्याचार के लिए। दोनों पति पत्नी गिड़गिड़ाते रहे, परंतु रिया ने अपने भाई भाभी को माफ नहीं किया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। तब शांति देवी बोलती है कि बेटा, जो तुमने हमारे साथ किया, ईश्वर ना करे कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के साथ ऐसा करे। पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अब रिया को एक अस्पताल में डॉक्टरी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। वह अपने दादा दादी के साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।